हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, हम मूलाधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। मूलाधिकार मित्रों, हमारी 2 क्लास मूलाधिकार पर हो चुकी है, जिसमें हमने सबसे पहली क्लास में मूलाधिकार के विकास के बारे में बताया। भारत के बाहर दुनिया में कैसे मूलाधिकार का विकास हुआ, हमने ब्रिटेन से इसका इतिहास शुरू किया, फ्रांस होते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, फिर अमेरिका होते हुए दिखाया। और फिर भारत में हमने ये बताया कि कैसे मूलाधिकार का विकास हुआ। उसमें हमने नेहरू रिपोर्ट की चर्चा की। फिर जो है आपको कराची अधिवेशन 1931 के बारे में बताया। फिर हमने आपको संविधान सभा के बारे में बताया और उसमें मूलाधिकार अल्पसंख्यक समिति और उसकी एक उप समिति के बारे में आपसे चर्चा की, और कैसे हमारे संविधान के भाग 3 में मूलाधिकार को रखा गया, हमने पहली क्लास में इसको बताया। और दूसरी क्लास में मित्रों हमने आपको अनुच्छेद 12 के तहत राज्य को परिभाषित किया, राज्य के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी आपको बताने का प्रयास किया। मित्रों, संविधान के भाग 3 में हमने ये दिखाया कि जो है न्यायालय किस तरह हमारे मौलिक अधिकारों का प्रहरी है, हमने उस चीज को डिफाइन किया। आज मित्रों हम आपको समता के अधिकार, समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14-15 के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि समानता का अधिकार मित्रों 14 से लेकर 18 तक है, ये आपको जानकारी दी जा चुकी है। तो आइए मित्रों हम संविधान के अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ते हैं। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है मित्रों? ये है 14 से लेके 18 तक। ठीक, आइए हम देखते हैं आर्टिकल 14 क्या है। अनुच्छेद 14 फंडामेंटल राइट्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं। अनुच्छेद 14 देखिए क्या है। राज्य व्यक्तियों को भारतीय क्षेत्र की सीमा के तहत विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों से विधियों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। अधिकार देता है। विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। ये मित्रों दो चीजें इसमें समाहित है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, ये चीजें हैं मित्रों। ये विधि के समक्ष समता मित्रों, ये हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में आया है। और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार जो है, यह जो है अमेरिका के संविधान से है। अमेरिका के संविधान से है।
इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है प्रश्न। पहली बात तो ये अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। और विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन के संविधान से, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार अमेरिका के संविधान से। विधि के समक्ष समता यानी ऐसा, इसका क्या अर्थ है कि राज्य द्वारा जो विधि बनाई जाएगी वो जो है सबके लिए समान होगी और वो विधि जो है सबके लिए बाध्यकारी होगी। ये चीजें देखा जाएगा। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन होगा, उसको वो विधि मानना अनिवार्य है। और व्यक्ति का तात्पर्य है मित्रों, व्यक्ति का मतलब यहाँ व्यक्ति को हम व्याख्यायित करेंगे। व्यक्ति का मतलब ये है कि इसमें नागरिक, अनागरिक, व्यक्ति समूह, या निगम, कोई संस्था, यह भी हो सकती है। यहाँ व्यक्ति की व्याख्या बहुत ही व्यापक है। नागरिक का मतलब ये होता है कि हमारे देश का नागरिक। अनागरिक के अंतर्गत विदेशी नागरिक भी आएंगे। यानी व्यक्ति समूह का मतलब हो गया व्यक्तियों की कोई संस्था या समूह। निगम का मतलब हो गया, निगम जो है कंपनी का ही एक रूप है, इसमें कुछ सरकार की हिस्सेदारी अधिक होती है। या कोई निगम है, यहाँ आप निगम भी एक संस्था के रूप में देखिए, तो ये भी व्यक्ति के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और नागरिक के अंतर्गत जो होता है सिर्फ भारतीय नागरिक की बात होगी। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 14 जो है ये भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए समान रूप से प्राप्त है। ये इतनी चीजें हम आर्टिकल 14 में जानेंगे। और थोड़ा सा आके देखते हैं कि यह देखते हैं जो विधि की समक्ष समता है, ये जो है एक नकारात्मक अवधारणा को दिखाती है, नकारात्मक बिंदुओं को दिखाती है कि विधि के अधीन जो बनाई गई है सबको समान अधिकार दिया जाएगा। और ये कहता है कि ऐसी विधियां बनाई जाएंगी कि व्यक्तियों को समान संरक्षण दिया जाए, समान अधिकार दिए जाए। ये दोनों में डिफरेंस है। ये एक सकारात्मक सोच की बात कर रहा है, सकारात्मक अवधारणा की बात कर रहा है। और ये विधि की, ये जो है एक नकारात्मक अवधारणा दिखा रहा है कि सबको समता दी जाएगी विधि के अधीन, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। उल्लंघन करता है तो वह दंडित किया जाएगा। और इसमें जो है ये कह रहा है कि समान संरक्षण की एक विधि ऐसी बनाई जाएगी वो जो सबके लिए समान होगी। इसलिए इसको सकारात्मक अवधारणा कहा जाता है, इसको नकारात्मक। विशेष रूप से ये बातें आप याद रखिएगा अनुच्छेद 14 की, कि क्या बातें इसमें कही गई हैं। ये ब्रिटेन से है और ये आपका अमेरिका से। ये चीजें विशेष महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बस इतना ही जानिए। आइए हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 15 की। आर्टिकल 15 क्या कहता है? जैसे हमने चर्चा की कि अनुच्छेद 14 जो है वो व्यक्तियों को प्राप्त है और अनुच्छेद 15 जो है वो सिर्फ नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जब हम पूरे मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे तो कौन से अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं, कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, इस चीज पर विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक बार क्या 2-3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से अधिकार ऐसे हैं मूल अधिकार के अंतर्गत जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, और कौन से अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों और नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो इसलिए आपको व्यक्ति और नागरिक का डिफरेंस भी जानना मित्रों जरूरी है। वो हमने आपको बताया क्या है। आइए देखते हैं 15 क्या है। धर्म, मूल वंश, जात,
लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। यह कहता है आपका अनुच्छेद 15। धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान, इसके आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। प्रतिषेध इसमें देखिएगा, ये 5 चीजें विशेष ध्यान रखिएगा। धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान। ठीक, ये 5 चीजें विशेष ध्यान रखिएगा कि इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आइए मित्रों, ये 15 जो है बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसमें कई भाग हैं। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने बताया कि यह जो आर्टिकल 15 है, यह मित्रों सिर्फ ऐसे कर लीजिएगा, यह सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। यानी अभी हमने 14 की बात की, तो 14 का जो अधिकार वो व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी नागरिकों और अनागरिकों यानी विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। यह डिफरेंस 14 और 15 में है। 15(1) भाग 1 इसका देखते हैं क्या है। 15(1) यह कहता है कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। केवल अंतर इतना है, इसमें राज्य का उल्लेख क्या है। धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ विभेद नहीं करेगा, इतना समझ लीजिए। आगे लिख लीजिएगा, धर्म, मूलवंश, लिंग यानी महिला पुरुष के आधार पर भी विभेद नहीं होगा। लिंग, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। आइए 15(2) देखते हैं क्या है। 15(2) की है यही, इसमें कहा गया है राज्य का कोई भी नागरिक धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर जैसे राज्य विभेद नहीं करेगा, वैसे नागरिक भी नहीं करेगा। यह जो है 15(2) थोड़ा व्यापक अवधारणा है। इसमें राज्य की ही सिर्फ चर्चा की गई, यहाँ नागरिकों को भी बता दिया गया कि वो जो है इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। लिख लीजिए, धर्म, राज्य का कोई भी नागरिक, ऐसे कर लीजिए, राज्य का कोई भी नागरिक धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों में डिफरेंस, जैसे आप क्या है, कोई सार्वजनिक प्लेस है, कोई दुकान है, कोई रेस्टोरेंट है, उस पर कोई भी नागरिक ये नहीं कह सकता इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। आपके पास पैसा नहीं है, आपकी एंट्री नहीं होगी, आप बिल नहीं पे करने के में सक्षम हैं, तो
आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आप होटल मालिक यह नहीं कह सकता कि आप इस धर्म के हैं इसलिए आपकी एंट्री नहीं होगी, या किसी मूल वंश के हैं उस वंश के लिए अलाउ नहीं है, या लिंग के आधार महिला पुरुष के आधार पर भी विभेद नहीं कर सकता, न जाति और न जन्म स्थान। ये मित्रों आपका 2 कहता है कि होटल, रेस्टोरेंट या फिर कोई दुकान या कोई सार्वजनिक प्लेस, उस पर आपको या किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक को इस आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा मित्रों। आइए 15(3) के बारे में हम जानते हैं। क्या है 15(3)? यहां हम ऐसे कर दे रहे हैं। 15(3) क्या कहता है? पंद्रह तीन यह कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। देखिए ये जो है हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का मतलब कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। लेकिन देखिए यहाँ क्या चीज है कि हम जानते हैं कि महिलाओं और बच्चों की स्थिति और नागरिक जो हैं उनकी अपेक्षा जो है उनको अधिकार सीमित है। बच्चों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा अभी उतनी डेवलप नहीं हो पाई हैं जितना पुरुष है। इसलिए जो है हमारा मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार महिलाओं बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का प्रावधान करता है और महिलाओं के संरक्षण की बात भी करता है। महिला राज्य घरेलू अधिनियम पारित हुआ था। महिला हिंसा घरेलू अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। हम वो देखेंगे इसलिए कि महिलाओं, विवाहित महिलाओं जो थी का घरेलू महिला, उनके साथ अन्याय किया जा रहा था। उनको जो है अधिकार देने के लिए महिला हिंसा निरोध अधिनियम 2005 पारित किया गया था, जिससे महिलाओं को संरक्षण दिया जा सके। महिलाओं बच्चों के लिए बाल विकास कल्याण योजनाएं चलाई जाती हैं और महिलाओं के लिए महिला विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। महिला आयोग का संरक्षण दिया जाता है। महिला आयोग का गठन किया गया जिससे महिलाओं के अधिकार को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। यदि कहीं महिलाओं के अधिकार का हनन किया जा रहा है तो महिला आयोग सबसे पहले उस पर उंगली उठाता है, उस पर जो है आपत्ति करता है। ये चीजें आप जानते हैं। ये संरक्षण आपका 15(3) संविधान के तहत, समानता के अधिकार के तहत महिलाओं को और बच्चों को मित्रों दिया गया है। महिला बाल विकास कोष बनाए गए। अलग से राज्य को ये 15(3) अधिकार देता है कि आप कोई महिलाओं के और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कोई भी अलग प्रोग्राम चला सकते हैं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ये चीजें आप जानते रहिएगा मित्रों। ये काफी लंबा अधिनियम है, ये अनुच्छेद है। और 15(4) क्या कहता है कि समाज के ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग और एसटी वर्ग, ठीक, इनको शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों। ये कहता है, ये आर्टिकल 15(4) कहता है कि ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा वर्ग, एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए यह कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में इनको जो है आरक्षण दिया जाएगा। क्या कहता है? यह कहता है, यह अनुच्छेद कहता
कहता है इन वर्गों को ओबीसी, एससी और एसटी को शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान करता है। आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक, इसके साथ यह भी ये कहता है, ये शैक्षिक संस्थाएं यानी जो गवर्नमेंट की हैं मित्रों, ये सरकारी मेन रूप से सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में, लेकिन इसके साथ ये कहता है कि अनुच्छेद 30(1) के तहत जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं हैं उसमें जो है यह आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा। ये चीजें भी जानते रहिएगा। यानी 30(1) के तहत जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण लागू नहीं होगा। ये दो बातें विशेष रूप से आप 15(4) में याद रखिएगा मित्रों। ये सारे प्रश्न बने हुए हैं, ये चीजें जानते रहिएगा आप। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए हम जो है एक और बचता है 15(5), उसके बारे में भी जानते हैं। एक क्या अभी दो है, 15(5) क्या है उसके बारे में जानते हैं। 15(5) इसमें जो है कहते हैं, यह जो है अधिनियम, ये आर्टिकल जो है ये 93वें संविधान संशोधन 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में बनाई गई में आया। क्या आया था इसमें, देखिए आप बताते हैं। इसमें कहा गया कि जो निजी शैक्षिक संस्थाओं में भी ओबीसी, एससी, एसटी, इसका मतलब आप जानते हैं, को प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 15(5) अनुच्छेद 15(5) ये कैसा कहता है कि निजी शैक्षिक संस्थाओं में इन वर्गों को प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। मित्रों, इसको जो है इस 15(5) को मंडल 2 की संज्ञा दी गई। इसको जो है इस आर्टिकल को, इस व्यवस्था को जो है यह मंडल 2 की संज्ञा दी गई। मंडल क्या है इसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे, बस इतना जानते हैं। और आप जानते भी होंगे कि मंडल आयोग क्या बना था। जो सबसे पहले आरक्षण लागू किया गया था मंडल आयोग की रिपोर्ट पर ही लागू किया था। 27% आरक्षण जो दिया गया था बैकवर्ड क्लास लोगों को, ओबीसी लोगों को 27%, वो मंडल आयोग की सिफारिश पर ही दिया गया था। और जब निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई, इसलिए मित्रों इसको मंडल 2 का नाम दिया गया। आप इसको जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो शॉर्टकट में यही इसका मतलब है। तो अब आइए देखते हैं आर्टिकल
15(6). अनुच्छेद 15(6) ये क्या कहता है? 15(6) ये कहता है कि जो ये 103वां संविधान संशोधन कर इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। इसमें मित्रों यह कहा गया कि आर्थिक आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान यह करता है। यह जो क्या कहता है? समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सेवा एवं शिक्षा में प्रवेश का आरक्षण प्रदान करता है। आरक्षण प्रदान करता है। ये मित्रों करंट का भी है और आपके समता के अधिकार में ये बातें कही गई हैं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, या ऐसा कह सकते हैं जो EWS इकोनॉमिकली वीक क्लास जो है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है समाज के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये समाज के सवर्ण या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, वो हर वर्ग इसका लाभार्थी होगा जो SC, ST, OBC के कोटे को नहीं भरेगा। फॉर्म फिलअप करते समय अगर आप ये नहीं दिखाते हैं कि आप SC, BC या OBC के हैं, तो आप इस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यदि आपके परिवार की आय, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी आय सालाना 7 लाख से कम है, तो आप इस आर्टिकल का इसका लाभ ले सकते हैं। और यह जो है इसके आरक्षण की सीमा जो है वो 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। जितनी सीटें रहती हैं उसके लिए 10% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। सेवा में और शिक्षा में मित्रों ये 2 क्षेत्रों में लागू की गई हैं। और यह जो है जो आरक्षण की पुरानी व्यवस्था है 49.49% इसमें प्लस 10% और है। ये इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि 49% में कैसे है, इसको आप जानते होंगे। ये OBC के लिए 27, OBC SC के लिए 16% और 16.5%, और ये ST के लिए 7.5%। ये है मित्रों प्रावधान। इसको जोड़ेंगे तो ये लगभग इतना आ जाएगा। और 10% जो अलग दिया गया है ये इससे अलग है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये चीजें इससे अलग हैं। और ये देखिए कि संविधान की जो व्यवस्था है कि 50% से नहीं होगा, ये उससे ऊपर जा रहा है। लेकिन राज्य को ये अधिकार है कि इस तरह की व्यवस्था वो कर सकता है। और विशेष ध्यान रखिएगा कि सेवा और शिक्षा में ही यह आरक्षण की व्यवस्था लागू है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। मित्रों आज जो है हमने आपको अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के बारे में जो जितनी आवश्यक जानकारी हो सकती है हमने आपको दी, और जहां से लगभग आज तक प्रश्न पूछे गए हैं वो सब चीजें आपके सामने रखी गई।
और समसामयिक घटनाओं में करंट में इस अनुच्छेदों में क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या चीजें जोड़ी गई हैं, उसको हमने आपके सामने रखा। इस चीज को आप एकदम अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। यह आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जैसे मंडल 2 हमने अभी चर्चा की इसके पहले, और ये आपका 103वां संविधान संशोधन जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण की बात की गई, ये इंपॉर्टेंट है। इसका उल्लेख 16 में भी किया गया है। आगे हम 16 में भी इसके बारे में बताएंगे कि 16 में इसका प्रावधान कहाँ रखा गया है, और ये चीजें यहाँ पर इतनी ही। हम विश्वास करते हैं आज की क्लास जो हमने आपको बताने का प्रयास किया आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे।